या देखिएगा, क्रॉप्स फॉर यूरोप, यहाँ पे जो भी अनाज उपजता था या जो भी खेती बाड़ी होती थी वो तो यूरोप के लिए भी होता था। मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है, 11th क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता सौभाग्य सबको मिलेगा, आप लोग साइंस लेने से, तो 11th क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां आपको ये जानने को मिलेगा कि यूरोप में जो सबसे अधिक बैकवर्ड जो कंट्री थी, ब्रिटेन का बहुत बाद में डेवलपमेंट हुआ। ब्रिटेन एक ऐसी तरह पहाड़ी उजाड़ द्वीप जैसा था, आइलैंड के जैसा था। वहां का जो क्लाइमेट था एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल था। अभी भी नहीं है, अब तो मैं आपको बताऊंगा, पहले का और अभी का भी बता दूंगा, चिंता मत करो। यूरोप तो नहीं बेटा, आप ये कह सकते हो कि ब्रिटेन की बात मैं स्पेशली कर रहा हूँ, यूरोप को मैं अभी बाद में डिफाइन करूंगा। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कहीं क्वेश्चन आए दिमाग में तो याद रखिएगा, नागासाकी और हिरोशिमा जापान। नहीं, खेती वो एक्चुअली टाउन ही था, पहले से स्टेबलाइज शहर था वो, तो खेती बाड़ी तो पहले भी नहीं होती थी वहां पे, मुश्किल ही है। वैसे अब असर सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा मिट्टी का, क्योंकि जो खेती बाड़ी करते हो तो प्लांट्स की रूट है ना बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं होती है, और उसके ऊपर मिट्टी उट्टी बिछा करके सब कुछ को लेवलिंग कर दिया गया है। अब तो जगह ही नहीं दिखती जिस तरह से उसमें क्या हुआ था वहां पे, जहाँ पे बॉम्ब जहाँ ब्लास्ट होता है ना, तो जैसे वो गिरता है ना, तो गिरने के बाद जहां पर एक खाई जैसी तो बनती है, वो ज्यादा पावरफुल बॉम्ब नहीं था। उस जमाने में जो एटम बॉम्ब था वो बहुत ही लो ग्रेड का था, लो पावर का। लेकिन अब जो बॉम्ब बन रहे हैं, एटम बॉम्ब नहीं, अब हाइड्रोजन बॉम्ब बन रहे हैं, वो तो इतने ज्यादा इमेंस पावर के आप सोच भी नहीं सकते। दिल्ली पे गिर जाए पूरी दिल्ली स्वाहा हो जाए। एक्चुअली दिल्ली के घर घर नहीं उड़ते, वैसा नहीं होता। एटम बॉम्ब से सबसे अधिक खतरा रेडिएशन से होता है। ये नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ किसी के हाथ उधर पांव उधर, ऐसा नहीं होता कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, रेडिएशन रिलीज होता है, जैसे कि वो ब्लास्ट होगा ना जब, तो वो ऊपर जाएगा और एटमॉस्फेयर में ऐसे जाके वो उड़ेगा, ब्लास्ट करेगा, और ऊपर से जब वो राख की तरह या जो भी वो चीजें गिरेंगी ना, हवा से जब आएगा तो पूरा एटमॉस्फेयर में रेडिएशन फैल जाएगा, और उस रेडिएशन से आपको पता है हमारे डीएनए तक, हमारा जो भी सेल है वहां तक जाएगा, और बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपाहिज पैदा होंगे, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि एयर में तो ऑक्सीजन, तो एयर तो बहुत दूर तक फैल जाती है प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूँ इसका उपाय बताता हूँ, मैं आपको उपाय बताता हूँ। अगर मान लीजिए एटॉमिक अटैक हो गया तो उसमें क्या होता है कि एक मास्क सा आता है, मास्क पहन सकते हैं जिससे फिल्टर होकर एयर आ जाए। दूसरा क्या होता है कि आयोडीन की गोलियां दी जाती है। आयोडीन तो आप लोग जानते हो नमक में होता है। वो आयोडीन क्या करता है कि वो जो न्यूक्लियर इफेक्ट है रेडिएशन का, उसको कम कर देता है। ठीक है, बाद में बहुत रिसर्च हुई इस पे, देखिएगा। Crops for Europe, the British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. हाँ, ब्रिटेन के बारे में बता रहा था मैं आपको, जान जाइए। चैप्टर तो कभी मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर साइंस ले लो तो हो सकता है जिंदगी में समझने को मिला। ब्रिटेन बेटा एक ऐसा आइलैंड है जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर पड़ता है, 66.5 डिग्री जो नॉर्दर्न पैरेलल लाइन है, नॉर्थ पैरेलल लाइन है। अरे वाह, पहले से बताओ, ये जो लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्दर्न पैरेलल लाइन, ब्रिटेन इसके ऊपर, मतलब ये आपको इस तरह ग्लोब पे दिख रहा है ना, अब जब मैप देखोगे तो ब्रिटेन उसके ऊपर है, नीचे नहीं, आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, मतलब उसके अंदर ब्रिटेन। तो इसलिए क्या होता है जी, नहीं आर्कटिक सर्कल के आसपास कुछ इलाके आर्कटिक सर्कल के अंदर है और कुछ नीचे भी है। ठीक है, ये ज्यादा मैंने ऊपर बोलता दिया, कुछ नीचे भी है और कुछ ऊपर भी है। जैसे इंडिया तक ठंड रहती है, इंडिया कहाँ होगा एक बार इंडिया के पास है। प्रॉफिट ऑफ कैंसर भी, हाँ बिल्कुल, नहीं वो मैटर नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में जो सर्दी वाले, कश्मीर में बेटा है ना, ये
हमारे जो पैरेलल लाइन से है लैटिट्यूड लाइन, उससे डिपेंड नहीं करता। कश्मीर हाइट पे ज्यादा इसलिए मॉडर्न करते हैं। किसी भी जगह पे तो बेटे मैं भाषण दे रहा हूँ, क्यों क्या हो गया? चैप्टर ना करा रहे, मूड चेंज कराएंगे ना बेटे, रुक जाना, बता तो रहे ना कुछ। क्रॉप्स फॉर यूरोप है, चलो मैं बता देता हूँ भाई। उनको अंग्रेजों को केवल है ना टैक्स ही भारतीय जमीनों से नहीं लेना था, अनाज भी लेना था, क्योंकि यहीं पर जो अनाज उपजता था वहीं यूरोप में या ब्रिटेन में जो फूड की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर। क्या बोल रही है? किसका? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये, चलो सुन लो, कोई भी चीज किधर गया रे? इसको तो फेंके, देखो मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, जिसको कैच मिल गया समझो गुरुत्वाकर्षण का आशीर्वाद। अब तो मैं आंख बंद करके फेंकूंगा और मुझे पता है कहां फेंकना है। तो देखिएगा, कोई भी चीज जब धरती से ऊपर उछाली जाती है, ऊपर जाती है, तो ऊपर नहीं जाती, लौट करके धरती पर ही आती है। तो धरती पर ही लौट के आने का जो रीजन है वही गुरुत्वाकर्षण है। अरे तुम्हारे पास है, ले लो गुरुत्वाकर्षण का प्रसाद। अब तो मैं क्या महंगा हो जो आंख बंद करके फेंकूंगा? आपकी रखा। देखिएगा, तो थोड़ा अगर आगे हूं तो ब्रिटेन के बारे में एक दो लाइन बोल दूं। जान तो लो बेटा ब्रिटेन का कैसा ज्योग्राफी है, कैसा क्लाइमेट है। ये तुम ऐसे से कर रही थी मतलब। ब्रिटेन में साल के अधिकतर दिनों में जो सन होता है ना, वो माने कि फॉगी जैसा मौसम होता है, मतलब सन की रोशनी प्रॉपर आती नहीं। मडी मतलब कि कीचड़ जैसा पूरा माहौल होता है। पहली बात यह है कि अधिकतर मौसमों में तो बर्फ रहती है। बर्फ अगर हट भी गई तो वहां का जमीन ऐसा है कि वहां पर अच्छे से खेती नहीं कर सकते। वहां का टेरेन, टेरेन मतलब कि ऊंचावच, पहाड़, जंगल, इस तरह से है। प्रॉपर जो लैंड नहीं होता वैसा नहीं है। और क्लाइमेट इतना, मैं आपको बता रहा हूँ, कर सकते हैं। तो वहां पर बेटा एक ही तरह की फसल ग्रो कर पाते हैं मोस्टली। आयरलैंड और ब्रिटेन दोनों की बात बताऊंगा। पोटैटो, पूरा का पूरा जो ब्रिटेन है एक ही चीज की खेती पहले कर पाता था। अब तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, लोग कर पाते। उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो केवल पोटैटो या आलू की खेती कर पाते थे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो पूरा का पूरा जो आपका ब्रिटेन है वो ऐसा टेरेन है, ऐसा एरिया है कि वहां पर आप खेती कर ही नहीं सकते, बहुत ही पॉसिबल नहीं है। और जो फूड की डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटेन जिस दौर में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उससे पहले भी वो दुनिया के हर जगहों पे वो अपना उपनिवेश या कॉलोनी बनाना चाहता था, जिस कारण से ब्रिटेन को अपनी फूड सप्लाई भी पूरी रखनी। इसलिए अगर मान लो कि रैयतवाड़ी सिस्टम के कारण अगर लोग खेती बाड़ी ही छोड़ देंगे तो रेवेन्यू तो गया ही, और दूसरा जो फूड सप्लाई था वो खाना भी नहीं मिल पाएगा, तो दोहरी मार थी। तो इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया गया और देखिए कंपनी ने उसके लिए क्या उपाय निकाला। देखिए जी, नहीं देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत को कॉन्कर अभी नहीं किया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम के समय जो कि 1769, 93 या 1800 के अप्रॉक्स हो रही थी, अभी भी पूरा इंडिया कॉन्कर नहीं किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको पता है ना कि महारानी विक्टोरिया ने, है ना, भारत से व्यापार का केवल राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ठीक है, वही तो मैंने, एकाधिकार मोनोपोली का मतलब होता है केवल उसी आदमी को राइट मिलेगा, एक ही कंपनी। नहीं तो उसके बदले ये टैक्स भी तो उतना देते थे, सरकार को फायदा भी देते थे। समझ रहे हो? गलत तो बेटा बहुत कुछ था, कॉलोनी बनाना भी गलत था। देखिएगा, द ब्रिटिश परसुएडेड
sorry, the British also realized that the countryside would not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. ठीक है? In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops, jute in Bengal, tea in Assam. जी, टी, हाँ चाय. Jute in Bengal, tea in Assam, sugar cane in the United Provinces in Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, and rice in Madras. याद रखिए. तो अब अंग्रेजों के पास क्या उपाय था? रैयत भाग रही थी तो कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा. तो अंग्रेजों ने ये फोर्सली मतलब दबाव दिया भारतीय किसानों पे कि आपको यहाँ पर इन चीजों की खेती करनी पड़ेगी. उन्होंने पहले ये रिकॉग्नाइज किया, पहचान की कि किन इलाकों में किस तरह के. बेटे सखी बनाने के लिए नहीं बुलाया मैंने किसी को. यहाँ पे रीडिंग हो रही है ना आप लोग की? क्या डिस्कस कर रहे हो? ठीक है, गप मत करना बेटे, नहीं तो किलों की कमी नहीं है यहाँ पे. जी, अब जूट की खेती अभी भी बंगाल को छोड़ के इंडिया में कहीं भी नहीं की जा सकती. कॉटन की खेती जैसा कि आपको पता है ब्लैक सॉइल में ही होती है, सबसे अच्छी होती है. तो महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल थी तो महाराष्ट्र में कॉटन की खेती करवाते थे. मद्रास में साउथ इंडिया में राइस की खेती बहुत अच्छी होती है तो वहां पे करा. पंजाब में व्हीट की और उत्तर प्रदेश में शुगर केन या क्या कहते हैं गन्ने की खेती करवाते हैं. नहीं 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 नहीं, दिल्ली ये बैरन लैंड है, यहाँ पर कोई तरह की खेती नहीं है. एक तरह का रेगिस्तान था, यहाँ पर क्या खेती होगी? अब छेड़ दिए हो मधुमक्खी की छत्ती को तो एक फैक्ट सुन ही लो. दिल्ली को सबसे पहले किसने स्टेबलाइज किया था पता है आपको? छोड़ो नहीं बता. ब्रिटानिया से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी. हाउ वाज दिस डन? और ऐसा किया कैसे गया? मान लो दबाव बनाया गया किसानों पे कि इस इलाके में इसी चीज की खेती की जाएगी. तो ये हुआ कैसे? The British used a variety of method to expand the cultivation of crop that they needed. Let us take a closer look on this story. और ब्रिटेन ने अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जिससे कि वो प्रेशराइज करे और अलग अलग तरीके से ज्यादा प्रोडक्शन निकाल के. बोर हो गए क्या बेटा? मम्मी को कितने बजे बोला है मैंने? 5:15 में ना? ठीक, खुद जाना है. कैसे मुझे पता कि मम्मी नहीं आएगी? मम्मी ने तो बोला नहीं मुझे. चले जाओगे अकेले आप? जाओ. अनमोल जाओ. अनमोल रतन जाओ. जाओ प्यारे चमन. अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है, डज कलर हैव हिस्ट्री. जो भी मुंह बंद करिए सुनिए कि जो कलर आपको दिख रहे हैं, जो डाई होते हैं अलग अलग कलर के, हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं उस जमाने में जो अलग अलग कलर दिखते थे वो कैसे होता था. जैसे मान लीजिए आपको पता है जो भी क्लोथ बनती है, जो भी कपड़े बनते हैं, पहले वो एक पूरा का पूरा कपड़ा बुना जाता है, रील की रील आती है, उसी से कट होकर के अलग अलग कॉटन के मतलब साड़ियां हो या जो भी हो कपड़े, जो सूट या जो भी है या टी शर्ट पैंट जो भी बनाया जाता है. लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि वो कलर या डाई कैसे होता है. अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है लेकिन जी नहीं ऐसा नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ. लेकिन हाँ नेचुरल ही था. उस समय का जो डाई था वो नेचुरल है या इंडिगो नेचुरल होता है. पौधा होता है उसका इंडिगो. कपड़े वाला ही नहीं तो बोल रहा है वही बेटा, उसी की बात कर रहे हैं. मैं बता रहा हूँ उसका जो बीज होता है ना, उसका जो बीज होता है इंडिगो का, वो खेती होती है बिहार में सबसे अच्छी खेती होती है चंपारण. तो उसके क्या हुआ?
कोई बात नहीं बेटे, तो इसीलिए तुम्हें मास्टर बनाऊं ताकि सब बच्चों को सिखा सकूं। इसमें कौन सी बेइज्जती की बात है यार, बिल्कुल हर आदमी को हर चीज का पता नहीं होता। बिल्कुल नहीं बेइज्जती। नाइस, गुड्डे ठीक है ना, वो बेइज्जती थी, गुड्डे वाली बेइज्जती थी। गुड्डे गुड्डे पैर नहीं होते। क्या कह रहे हो मुझे? अरे क्या तुम, नैतिक ने सारी कहानी बता दी थी मेरे को। पैर लगे थे नीचे। अच्छा, मुझे आज पता चला कि गुड्डे और पैर दो चीज होते हैं। लैंग्वेज ये तलवे लगे थे, एडी लगी थी। अच्छा, ये पेपर में जरूर आएगा, अंडरलाइन कर लेते। देखिएगा, तो इंडिगो जो थी वो इंडिया में, बिहार में सबसे अच्छी होती थी। वो एबी कलर की होती है। हाँ, पर्पल कलर, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि आप उससे अलग अलग कलर के डाई बना सकते थे। ठीक है, वो कलर को डाई, कपड़े को डाई करने में यूज होती थी, और इसीलिए वहां पर नील के बागान मालिक थे जो है ना, फार्म लगा रखे थे, और वो यूरोपियंस मोस्टली थे। आपको पता है कि यूरोप का पूरा जो इंडस्ट्री था, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, जो इंडिया में सूती वस्त्र उद्योग था, ठीक है ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, वो यहां से पूरा का पूरा वो ट्रांसफर कर दिया था उन्होंने लंकासायर, ब्रिटेन में। लंदन में लंकासायर एक इलाका है जहां पे सबसे अधिक कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां या कंपनियां लगी हुई। वो क्या करते थे, यहाँ से कॉटन या रॉ मटेरियल लेके जाते थे, इंडिगो जितना भी सामान कपड़ों के लिए होता है, और वहां पे प्रिपेयर करके यहीं के बाजारों में बेच भी देते थे। यूरोप में भी बेचते थे और यहाँ बेचते। तो सोचा गया कि यहाँ पर इंडिगो की खेती सबसे अच्छा कहाँ होगी, तो वहां पर होती थी बिहार में। वहां पे एक 3 कठिया सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। 3 कठिया सिस्टम का मतलब ये है बेटे कि हम लोग के बिहार में जो 1 बीघा जमीन होती है, खेत जो होता है, वो 20 टुकड़ों में बटी होती है, 20 पार्ट्स में, और 1 पार्ट को 1 कट्ठा कहा जाता है। तो 3 कठिया मतलब कि जिसके पास जितने भी बीघे जमीन है, उस हिसाब से 1 बीघे के 3 कट्ठे पर, आपको भी जानना है ये, चंपारण सत्याग्रह आपको पढ़ना है, पार्ट 2 हिस्ट्री में, क्लास 10। तो उसमें क्या है कि 3 कट्ठे पे 1 बीघे के 3 टुकड़े पर उसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको इंडिगो की खेती करनी ही पड़ेगी। इसी को 3 कठिया सिस्टम मैं बता। वो क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, जैसे कि मान लीजिए जो बड़े बड़े फार्म ऑनर होते थे या जो बड़े पैसे वाले हो लोग होते थे, वहां पे इंडिगो की बड़ी डिमांड होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, किसानों को कुछ एडवांस दे देते थे पैसा। हाँ, मैंने नहीं एडवांस पैसा इसलिए दे दे, आप खेती बाड़ी में मदद हो जाए, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते थे कि आपको अगर हमसे कुछ एडवांस लेना है तो 3 कट्ठों पर आपको, या 3 हिस्से पे भी, 1 बीघे के 3 पार्ट पे आपको, 3 छोटे छोटे टुकड़ों पे आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। दिक्कत ये थी कि इंडिगो तो मिल जाता था किस, लेकिन प्रॉब्लम था कि जिस खेत पे आपने इंडिगो की खेती कर दी वो बंजर हो जाता था और किसी भी काम का नहीं रहता था। अब उस पर दूसरी फसल कभी आप ग्रो करा ही नहीं सकते। जी, जब नील की खेती होती है तो उसके बाद सर उस पे नील की खेती हो सकती है? हाँ, नील की खेती हो सकती है, लेकिन अगर चावल, गेहूं या किसी और दूसरी चीज की फसल की नहीं, मतलब बंजर हो जाती थी, अच्छी तरह से वो होगी, खेती होगी, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दाल हो सकता है, क्यों नहीं, होने की तो सारी फसल होगी, लेकिन कोई भी क्रॉप अच्छा नहीं होगा। बंजर का मतलब है कि कोई क्रॉप, दाल बेटा कोई बंजर जमीन पे तो होती नहीं, ऐसा तो। अब देखिए, तो इसके अंदर वही भाषण दिए होंगे बार बार। लेकिन तो आपको पता है कि 1917 में महात्मा गांधी जी गए थे और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। मैं नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है, आप लोग बोर हो जाएंगे। देखिएगा, अब हम लोग इंडिगो के ऊपर फोकस करेंगे, आपके चैप्टर इसी के ऊपर है कि फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का लास्ट डिकेड मतलब 1780 1790 की बात मैं कर रहा हूं। इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली इन बंगाल, इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। बंगाल
बंगाल मतलब कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा सारे एक में ही थे उस समय। तो बंगाल में जो इंडिगो होता था उसकी खेती बहुत तेजी से बढ़ी, प्लांटेशन किया गया। प्लांटेशन का मतलब है कि जो यूरोप के लोग होते थे, बड़े बड़े यहाँ लैंड खरीद करके बागान लगा लेते थे अपने, प्लांटेशन उसी को कहते हैं, और वहां पे इंडिगो की खेती कराते थे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक डिमांड बंगाल, क्या कहते हैं, इंडिगो की होगी, बंगाल में उगने वाले इंडिगो की सबसे अच्छी क्वालिटी की होती थी ये। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या हुई, in 1788 only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. Okay, by 1810 the proportion have gone up to 95%. 19 95% तक जाने लगा। बता रहे हैं 1988 में बंगाल से केवल 30% ही इंडिगो आता था ब्रिटेन में, लेकिन अब 1810 में 95% जो ब्रिटेन का जितना भी इंडिगो था नील, वो टोटल का टोटल इंडिया से ही इंपोर्ट हो रहा था, मतलब इंडिया से ही वो मंगाते थे। तो बेटे तेरे को मालूम है, मुझे पता है, पानी दिया आपने ना जहर है पी ले। तो बेटे उतना ही पानी था ना, ठंडा वाला पानी तुझे कैसे दे रहा हूँ, रुक जा पहले, हम तो पी ले। जलसी नाम की भी तो कुछ चीज होती है। आगे भी पास देखिए। सो अब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडर्स थे या व्यापारी, अब वो इंडिगो में इन्वेस्ट करने लगे। वो चाहने लगे कि हम भी यहाँ इंडिगो की कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि बड़ी डिमांड है। व्यापारी हमेशा वही काम करते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि डिमांड होगी उसी को तो बेच। भाई पूरा का पूरा जो ब्रिटेन था वो बानिया वर्ग ही तो था, और क्या था। हमें ना बेचिएगा, लीजिए इधर इधर देखो, देखिए। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि इंडिगो की खेती आखिर की कैसे जाती थी, नील की खेती की कैसे जाती थी। मुझे पता है आप लोग बहुत बोर हो रहे हैं, लेकिन जो इस बोरियत को बर्दाश्त करेगा ना वही लाइफ में कुछ कर पाएगा। देखो शाबाश, लाइफ में निकल गया। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, नील एंड नीज है, नीज एंड रैयती, यही है ना। सॉरी ने दिखा नहीं ना, थोड़ा वैक्सीन लगवा। बेटे मेरे तो दिमाग पे असर पड़ रखा है। नीज और रैयती, अब देखिए नीज और रैयती क्या था। विदिन द सिस्टम ऑफ नीज कल्टीवेशन द प्लांटर, पूरा लिख लिया। ये पता नहीं, देखिए। तो नीज और रैयती दो तरह के सिस्टम थे जिससे कि नील की, हेलो नमस्ते जी, मैं ये कर रहा था ना कि आप 6 बजे आते ना तो दोनों बच्चे साथ में चले जाते, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ दोनों की छू हो जाएगी। और अमन को मजा तो वहीं रहा होगा साइंस पढ़ के। आर एंजॉइंग? बोर हो रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं है ना? बेटे मैं मारता किसी को नहीं, चिंता मत कर, एकदम जस्ट लाइक फ्रेंड्स, बस 10 पाइप और कुछ नहीं। Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. अब देखिए निज का मतलब ये था खुद का। कोई भी प्लांटर जो कि खुद अपने कंट्रोल के अंदर जो जमीन होती थी उस पे अगर वो नील की खेती कर रहा था तो उस तरह की कल्टीवेशन को निज कहा जाता था। और he either bought the land or rented it from other जमींदार्स and produced indigo by directly employing higher levels. और वो क्या, जैसे कि मैं आपको बता, मतलब एक आपने बागान लगाई है, उस बागान को अपने कंट्रोल कर रखा है, या तो अपने खुद से लेबर या मजदूर रख के खेती कराओ, या तो उस जमीन को किसी जमींदार को रेंट पे या किसी को दे दो और उस पे नील की खेती कराओ। इसको तो निज कहा जाता है। जी एक सेकंड रुकिएगा।
हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि निज कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या थी। अरे क्या बच्ची की जान लोगे, कितना पढ़ा रही है, उसमें से देखो लिखी जा रही है बच्ची। तो इसको यहाँ रोज लेके आया करो, 2 पे 1 फ्री। पापा को बोल दे, ए तुम्हारे साथ नहीं है, छोटे भाई के साथ, उसका टॉफी लगेगा। The problem with niche cultivation, देखिएगा, the planter, काम कर दिया। इसके ऊपर बहुत कहानी में नहीं बोल सकता। The planter found it difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile lands, and these were all already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large areas in compact block to cultivate indigo in plantation. Where could they get such land from? They attempt to lease in the land around the indigo factory and evict the pigeons from the area, but this always led to conflict and tension. देखिए, जो जहां पर वो फार्म होते थे तो वहीं पर प्रोसेस करने के लिए नील की फैक्ट्री भी लगाई जाती, जैसे कि वो उसके बीज से उसको प्रोसेस करके पूरा पैकेजिंग करने का। तो बागान मालिकों को ये सोचना था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बड़ा एरिया हम लोग अपने अंडर में लें। कि देखिए, नील की खेती बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड पे की जाती है, क्योंकि बार बार एक ही जमीन पे आप नील की खेती करोगे तो अच्छी फसल नहीं मिलेगी। आपको हर बार ऐसे फर्टाइल, अब नहीं करते। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो होती नहीं खेती, कब की बैन हो गई आजादी से पहले जी। शाबाशी दोस्त, मैं इसकी कहानी आपको कल बताऊंगा।